हरिया अपने 10 वर्षीय बेटे सूरज के साथ कड़ी धूप में जमींदार के खेत में हल चला रहा था कि तभी हरिया का 10 वर्षीय बेटा सूरज धूप की वजह से बेहोश होकर गिर पड़ा। अरे सूरज, सूरज, आंखें खोलो, आंखें खोलो सूरज, क्या हुआ? तभी वहां पर जमींदार आ पहुंचा। ओ हो, वाह 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 वाह! ये क्या हरिया, अब तक तो सारा खेत जुत जाना चाहिए था, लेकिन तुम तो भैया आराम कर रहे हो, हैं? कैसी बात कर रहे हैं जमींदार? आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरा बेटा बेहोश हो गया है? बेहोश नहीं बल्कि आराम से सो रहा है। जमींदार, इस कड़ी धूप में कुछ क्षण भी खड़ा होना मुश्किल है और आप मेरे बेटे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो बेहोश नहीं बल्कि सो रहा है। अरे वो बेहोश है जमींदार, बेहोश है। आपको समझ में नहीं आता क्या? इतना बोलकर हरिया फिर से अपने बेटे सूरज को उठाने का प्रयास करने लगा। बेटा सूरज, आंखें खोलो। सूरज, अरे आंखें खोल सूरज, मेरे बेटे सूरज। सूरज ने अपनी आंखें खोल दी। बाबा, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है बाबा। हाँ बेटे, हाँ, मैं अभी तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। हरिया ने इतना कहा ही था कि तभी जमींदार ने एक जोरदार लात हरिया के मुंह पर मार दी। अरे रुक जा, पानी लेकर आता हूँ। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अरे तू पानी लेकर आएगा तो ये हल तेरा बाप चलाएगा क्या? बड़ा आया, और ये तेरा बेटा, इसकी तो ले ले। अरे हट! सुन, कल से अपने इस काले कलूटे बेटे को खेत में लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे अकेले ही खेत में हल चलाना होगा। ले जा इसको। ये कहता हुआ जमींदार अकड़कर वहां से चला गया। हरिया बेचारा रोते हुए अपने बेटे को देखने लगा। दरअसल हरिया के बेटे सूरज का रंग काला था। हरिया शाम को अपने बेटे के साथ अपने घर पहुंच गया। घर पर अपने पति और अपने बेटे के चेहरे पर घाव देखकर हरिया की पत्नी तड़पते हुए बोली, हाय राम, तुम दोनों के चेहरे पर ये चोट कैसे लगी? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तुम दोनों को बड़ी ही बेदर्दी से पीटा हो। हरिया रोते हुए अपनी पत्नी को सारी घटना बताने लगा। पता नहीं भगवान हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। जब सूरज पेट में था तब आपने जमींदार से कुछ कर्ज लिया था जो आप नहीं चुका पाए। उसके बदले जमींदार ने आपका सारा खेत हथिया लिया और आपको अपने ही खेत में मजदूरों की तरह काम पर लगा दिया। आपको अपने ही खेत में कड़ी धूप में हल चलाते हुए 10 वर्ष हो गए हैं। अब आप जमींदार से अपना खेत वापस क्यों नहीं मांगते? अरे रज्जो, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने जमींदार से ऐसा नहीं कहा होगा? अरे मैं जब भी अपना खेत वापस मांगता हूँ तो वो मुझे इतना सूद बता देता है कि मैं 7 जन्मों तक उसे नहीं चुका सकता। तो क्या आप जीवन भर अपने ही खेत में नौकरों की तरह काम करते रहेंगे और ऐसे ही अपमानित होते रहेंगे? घर पर राशन भी खत्म हो गया है। आपको याद भी है, जमींदार ने इस महीने आपको कुछ भी धन नहीं दिया है। हाँ, मैं कल ही गांव के मुखिया से इस बारे में बात करूंगा। अगले दिन हरिया मुखिया के पास जाकर सारी घटना बताते हुए बोला,
देखो देखो हरिया, मैं जमींदार के खिलाफ कोई भी कड़ा कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि जमींदार के महाराज के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। लेकिन फिर भी मैं जमींदार से एक बार बात करके देखूंगा। मैं कुछ दिनों के लिए दूसरे राज्य जा रहा हूं, वहां से लौटकर मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। ठीक है, परेशान मत हो। मुखिया की बात सुनकर हरिया अपने घर पर चला गया और मुखिया जंगल के रास्ते दूसरे राज्य की ओर चल दिया। मुखिया एक घने जंगल की ओर गया ही था कि तभी उसकी नजर एक बूढ़ी स्त्री पर पड़ी, जिसके ऊपर एक वृक्ष गिरा हुआ पड़ा था। मुखिया तुरंत उस बूढ़ी स्त्री के पास जाकर बोला, अरे ये तुम्हारे ऊपर वृक्ष कैसे गिर पड़ा? मैं यहाँ से निकल रही थी, तभी तेज आंधी चल पड़ी और ये वृक्ष वैसे भी पूरी तरह से सूख चुका था। ये मेरे ऊपर गिर गया। मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इसे अपने हाथों से उठा दूं। तुम मेरी सहायता कर दो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें इस वृक्ष के नीचे से निकालता हूँ। मुखिया उस बूढ़ी औरत को वृक्ष के नीचे से निकालने के लिए झुका ही था कि तभी उसकी नजर उस बूढ़ी औरत के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में एक बड़ा ही सुंदर हीरा नीले रंग की किरणों से जगमगा रहा था। अरे, तुम्हारे हाथ में हीरा तो बहुत ही सुंदर है। ये सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से घबराती हुई मुखिया से बोली, हाँ, ये मेरा हीरा है। मुखिया की उस हीरे पर नीयत खराब हो गई। मुखिया तुरंत उस बूढ़ी औरत के हाथ से वो हीरा छीनकर अपने गांव की ओर भाग गया और अपने घर में घुसकर उस चमकते हुए हीरे को आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। हाँ, हाँ, ये हीरा तो बहुत ही सुंदर है। तभी वहां पर जमींदार आ पहुंचा। जमींदार को देखकर मुखिया ने तुरंत उस हीरे को छुपा लिया, मगर जमींदार उस हीरे को देख चुका था। अरे, ये हीरे को मुझसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है मुखिया। अरे, मेरा महाराज के साथ उठना बैठना लगा रहता है। अरे, मैं चाहूं तो उनसे ऐसे कई हीरे मांग सकता हूँ, समझे? अरे नहीं नहीं जमींदार, तुम गलत सोच रहे हो। मैं तो तुम्हारे ही पास आने वाला था। मेरे पास? लेकिन क्यों? ऐसा है जमींदार कि आज मेरे पास हरिया आया था और कह रहा था कि मैं तुमसे उसके खेत के बारे में बात करूं। दरअसल हरिया अपना खेत अब वापस लेना चाहता है। अरे, तो उसके लिए उसे बहुत भारी ब्याज चुकाना होगा, जो कि वो 7 जन्मों में नहीं चुका सकता। बड़ा आया खेत वापस लेना है। इतना बोलकर जमींदार हरिया के घर से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर जमींदार अपने आप से बोला, हाँ, उस हीरे ने तो मेरी नीयत खराब कर दी है। मैं किसी भी कीमत पर उस हीरे को पाना चाहता हूँ। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं वो हीरा चुरा लेता हूँ और आरोप हरिया के ऊपर लगा दूंगा। इससे एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। मुखिया का हीरा भी मेरे पास आ जाएगा और गांव वाले हरिया को और उसके परिवार को धक्के देकर गांव से बाहर निकाल देंगे और फिर हरिया की जमीन पर भी मेरा पूरी तरह से कब्जा हो जाएगा।
अगले दिन जमींदार ने बड़ी ही चालाकी से मुखिया के घर से हीरा चुरा लिया। मुखिया ने जब अपने घर पर हीरे को गायब पाया तो वो क्रोधित होता हुआ अपने आप से बोला, अरे ये क्या हो गया? मुझे तो जमींदार की आंखों को देखकर ही लग रहा था कि उसकी मेरे हीरे पर नीयत खराब हो गई है। ये जमींदार इतना बोलकर मुखिया गुस्से से भनभनाता हुआ जमींदार के घर पर जाकर उससे बोला, जमींदार, जमींदार, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे अरे रुको भाई, क्या हो गया मुखिया? इस तरह से मुझसे गुस्से में क्यों बात कर रहे हो? अरे तुम ही जानते थे कि मेरे पास वो हीरा है। आज सुबह ही मेरे घर से हीरा किसी ने चोरी कर लिया और मुझे शक है कि वो हीरा तुमने चुराया है। वाह 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 वाह, मैंने चुराया है? अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है मुखिया। तुमसे मैंने तुम्हारे घर में ही कहा था, अगर मैं चाहूं तो न जाने कितने हीरे महाराज से मांग सकता हूं। देखो मुखिया, मेरी बात का भरोसा करो। जब मैं तुम्हारे घर से निकला था तब मैंने हरिया को तुम्हारे घर के पास देखा था और मुझे शक है कि हरिया ने ही उस हीरे को चुराया है। क्योंकि वैसे भी सारे गांव में सबसे ज्यादा गरीब हरिया ही है। हाँ। अच्छा, हरिया। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो जमींदार। हरिया ने जरूर मेरी बातें सुनी होंगी। हाँ, तुम्हें हरिया को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे उसे सबक सिखाना होगा। नालायक कहीं का, ऐसी हरकत करता है। अरे गांव में ये बर्दाश्त नहीं होगा मुखिया। मुखिया जमींदार और कुछ गांव वालों को लेकर हरिया के घर में घुस गया। इतने सारे गांव वालों को एकत्रित होते देखकर हरिया डरता हुआ मुखिया से बोला, क्या हुआ मुखिया जी? आप और जमींदार इतने गुस्से में क्यों हैं? और ये गांव वाले मेरे घर पे क्यों आए हैं? ओ हरिया, सीधी तरह से बता दे कि वो हीरा कहाँ है? हीरा? कौन सा हीरा? अरे वही हीरा जो नीली रंग की किरणों से चमकता है। अरे बता कहाँ है वो? अरे मुखिया जी, मुझे किसी हीरे के बारे में नहीं पता। आप किस हीरे की बात कर रहे हैं? तभी जमींदार गांव वालों से बोला, गांव वालों, अरे ये ऐसे नहीं मानेगा। अरे मार मार के इसका बुरा हाल कर दो ससुरे का। मारो इसको। सभी गांव वाले बड़ी बेदर्दी से हरिया को पीटने लगे। हरिया उन सब गांव वालों की मार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने दम तोड़ दिया। रज्जो और सूरज फूट फूट कर रोने लगे। तभी जमींदार गांव वालों की ओर देखकर बोला, अरे देखते क्या हो? इन दोनों माँ बेटे को गांव से धक्के देकर बाहर निकालो और हरिया की लाश को भी गांव से बाहर फेंक दो। ले जाओ इसको, चोर कहीं का। गांव वालों ने ठीक ऐसा ही किया। रज्जो और सूरज ने नम आंखों से अपने पिता का अंतिम संस्कार कर दिया और दोनों चुपचाप जंगल की ओर चले गए। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा नजर आई। रज्जो रोते हुए अपने बेटे से बोली, बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हारी आंखों के सामने मारे गए और हमारा घर, हमारा गांव भी हमसे छिन गया। हमें अब इंसानी बस्ती में नहीं रहना। हम अपना जीवन आज से जंगल में ही व्यतीत करेंगे। रज्जो और सूरज जंगल में बनी उस गुफा के अंदर रहने लगे। अगले दिन सूरज जंगल के एक तालाब के पास चला गया।
और तालाब के अंदर से बहुत सारी मछलियां निकालकर गुफा के अंदर ले आया। उस दिन के बाद से वो दोनों माँ बेटे मछलियां और जंगल में फल खाकर ही अपना गुजारा करने लगे। समय ऐसे ही बीतने लगा और ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। सूरज अब जवान हो चुका था। एक दिन सूरज जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया ही था कि तभी उसके कानों से किसी बूढ़ी औरत की कराहट भरा स्वर टकराया। सूरज इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक टूटे हुए पेड़ पर पड़ी, जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। सूरज तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास चला गया और उसने उस सूखे हुए वृक्ष को उस बूढ़ी औरत के ऊपर से हटा दिया। वो बूढ़ी औरत तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वर्षों से ये वृक्ष मेरे ऊपर था और सैकड़ों लोग इधर से गुजरे, मगर किसी ने भी मेरी सहायता नहीं की, बल्कि उल्टा मुझे नुकसान पहुंचाकर चले गए। नुकसान पहुंचाने से आपका क्या मतलब है? और वर्षों से आप एक पेड़ के नीचे कैसे दबी रह सकती हैं? मैं एक मायावी औरत हूँ। अभी तुम्हारे लिए केवल इतना ही जानना आवश्यक है। वर्षों पहले एक आदमी यहाँ से गुजरा और मुझसे मेरा हीरा छीन कर ले गया। उस हीरे का मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ये सुनकर सूरज के दिमाग में वर्षों पुरानी घटना दौड़ गई। उसका मन वैसे भी बदले की आग से दहक रहा था। सूरज उस बूढ़ी औरत की ओर देखकर बोला, कहीं वो हीरा नीले रंग की किरणों से तो नहीं चमकता था? ये सुनकर बूढ़ी औरत बुरी तरह से चौंक पड़ी। हाँ, तुमने सही कहा। सूरज उस बूढ़ी औरत को सारी घटना बताते हुए बोला, लगता है मेरे गांव का मुखिया ही वो हीरा तुमसे ही चुरा कर भागा था और उस हीरे की वजह से मेरे पिता को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब समझ आया। बूढ़ी औरत सूरज को बहुत गौर से देखती हुई बोली, तुम्हारी आंखों में बदले की आग दिख रही है। क्या तुम अपने पिता की हत्या का और जमींदार के अत्याचारों का बदला लेना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल लेना चाहता हूँ और अपनी माँ को सम्मान सहित अपने गांव ले जाना चाहता हूँ। बहुत अपमान हुआ है वहां हमारा। बूढ़ी औरत ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ देर बाद आंखें खोलते हुए सूरज से बोली, मेरे पास कुछ मायावी शक्तियां ही बची हैं, जिनके द्वारा मैंने देख लिया है कि वो हीरा मुखिया से जमींदार ने चुराया था और जमींदार ने तुम्हारे पिता पर आरोप लगा दिया, क्योंकि वो तुम्हारे खेत को पूरी तरह से हड़पना चाहता था। मैं तुम्हें एक दूसरा नकली हीरा दूंगी। तुम्हें उस जमींदार के पास एक व्यापारी बनकर जाना होगा और उससे कहना होगा कि तुम्हारे पास जो हीरा है वो मायावी हीरा है। अगर तुम्हारे हीरे से कोई भी वस्तु स्पर्श कराई जाए तो वो भी हीरे में परिवर्तित हो जाएगी, और ऐसा होगा भी, लेकिन वो केवल आंखों का भ्रम होगा। लेकिन अगर मैं गांव में व्यापारी बनकर जाऊंगा तो गांव वाले मुझे पहचान जाएंगे। मैं तुम्हें अपनी जादू की शक्ति से सुंदर युवक में परिवर्तित कर दूंगी और तुम सदैव सुंदर ही रहोगे। इतना बोलकर उस बूढ़ी औरत की आंखों से किरणें निकलने लगी और सूरज एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। तभी सूरज के हाथ में रंग बिरंगी किरणों से चमकता हुआ एक हीरा आ गया। उस जमींदार के पास व्यापारी बनकर जाओ और इस हीरे का लालच देकर उससे वो हीरा और उसकी सारी संपत्ति छीन लो और उस हीरे को लाकर मुझे दे दो। उस हीरे का मिलना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। आखिर आपके लिए उस हीरे का मिलना इतना आवश्यक क्यों है? समय आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी।
अगले दिन सूरज अपने गांव पहुंच गया। गांव वाले सभी सूरज को घूर घूर कर देखने लगे, क्योंकि सूरज बहुत ही महंगे वस्त्र पहने हुए था और वो बहुत ही सुंदर हो चुका था। सूरज जमींदार की हवेली के अंदर चला गया। जमींदार सूरज की ओर देखकर बोला, कौन हो तुम? मैं एक व्यापारी हूं। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक ऐसा हीरा है जो नीले रंग की किरणों से चमकता है। ये सुनकर जमींदार बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इस तरह का हीरा 10 वर्ष पहले हमारे गांव के मुखिया के पास था, जिसे हरिया ने चोरी कर लिया था और बताने से पहले ही मर गया कि कहां है वो हीरा। ये झूठ है जमींदार। मैं इस बात को बहुत अच्छे से जानता हूं। देखो, किसने क्या किया मुझे इससे मतलब नहीं है। मैं सीधी बात है कि व्यापारी हूं और तुमसे एक सौदा करने आया हूं। जैसे तुम्हारे पास नीले रंग की किरणों से चमकने वाला एक हीरा है और मेरे पास भी एक अद्भुत हीरा है। इतना बोलकर सूरज ने उस हीरे को अपनी जेब से निकाल लिया और जमींदार के घर पर रखे हुए एक बर्तन से स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते ही वो बर्तन भी हीरे के बर्तन में परिवर्तित हो गया। ये देखकर जमींदार की आंखें जगमगा उठीं। वाह 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 वाह, तुम्हारे पास तो वाकई में बड़ा ही अद्भुत हीरा है। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बताओ तुम सौदा क्या करना चाहते हो? देखो जमींदार, सौदा बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें ये हीरा देने के लिए तैयार हूं। बदले में तुम्हें अपने नीले रंग की किरणों से चमकने वाला हीरा मुझे देना होगा और साथ ही साथ अपनी हवेली और तुम्हारे पास जितने भी खेत हैं मेरे नाम करने होंगे। बोलो, सौदा मंजूर है या नहीं? मंजूर क्यों नहीं होगा? अरे कोई मूर्ख ही होगा जो इतने अच्छे सौदे को मंजूर नहीं करेगा। अच्छा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस बात का जिक्र गांव में किसी से नहीं करना, ठीक है? ध्यान से। हाँ, ये सिर्फ हमारे और आपके बीच की बात है। इतना बोलकर जमींदार ने नीले रंग की किरणों से चमकने वाला हीरा सूरज को पकड़ा दिया और अपने सारे खेत और अपनी हवेली सूरज के नाम कर दी। सूरज ने नकली हीरा जमींदार को दे दिया। जैसे ही जमींदार के हाथ में वो नकली हीरा आया, वो रंग बिरंगी किरणों के साथ वो गायब हो गया। ये देखकर जमींदार बुरी तरह से क्रोधित हुआ और सूरज से बोला, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। अरे कहाँ गया वो हीरा? मुझे मेरा हीरा वापस करो और मेरी सारी संपत्ति भी वापस करो, धोखेबाज कहीं के। अच्छा, और नहीं किया तो क्या कर लोगे? अरे मैं चीख चीख कर सारे गांव वालों को तुम्हारी बेईमानी के बारे में बता दूंगा। बेईमान, धोखेबाज। सीधी तरह से यहां से निकल जाओ, नहीं तो धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। जिस हवेली में तुम खड़े हो वो हवेली तुम्हारी नहीं बल्कि अब मेरी है। सूरज ने जमींदार को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जमींदार ने चीखते हुए सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया। उन गांव वालों में मुखिया भी था। जमींदार सारे गांव के सामने सारी घटना बताने लगा। तभी सूरज गांव वालों से बोला, गांव वालों, जमींदार ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मैंने इसके साथ धोखा किया है। मैंने इसका नीली रंग की किरणों से चमकने वाला हीरा हड़प लिया है, जबकि 10 वर्ष पहले आप ही लोगों ने हरिया नाम के एक व्यक्ति को उस हीरे के चुराने के आरोप में मार मार कर उसकी जान ले ली थी और उसमें जमींदार भी शामिल था। अगर वो हीरा हरिया के पास था तो फिर वो हीरा जमींदार के पास कैसे आया? इसका मतलब साफ है कि जमींदार उस समय झूठ बोल रहा था। मुखिया के घर से हीरा हरिया ने नहीं, जमींदार ने चुराया था और ये रहा वो चोर।
ये सुनकर जमींदार बुरी तरह से चौंक पड़ा और मुखिया जमींदार की ओर देखकर बोला, इसका मतलब हीरा तुमने चुराया था जमींदार, और हमने तुम्हारे बहकावे में आकर उस बेचारे हरिया को पीट पीट कर मार दिया और उसके परिवार को उसके ही गांव से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जी हां मुखिया, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऐसा ही हुआ था। और अब देखते क्या हो, मारो इस जमींदार को ताकि ये फिर से किसी के साथ ऐसा धोखा न कर पाए। अरे मारो इसको। सारे गांव वाले जमींदार को बुरी तरह से पीटने लगे। जमींदार भी गांव वालों की मार बर्दाश्त नहीं कर पाया और तड़प तड़प कर मर गया। मुखिया सूरज से बोला, आखिर तुम हो कौन? तुम्हें हमारे गांव के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता? मुखिया जी, मैं उसी हरिया का बेटा हूं जिसे आप लोगों ने धक्के देकर बाहर निकाल दिया था इस गांव से। ये सुनकर सारे गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। लेकिन हरिया का बेटा तो काला था। सूरज मुखिया को सारी घटना बताने लगा। सूरज की बात सुनकर मुखिया को आत्मग्लानि महसूस होने लगी और वो सूरज की ओर देखकर बोला, हाँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। ना मैं वो हीरा उस बुढ़िया औरत से छीन कर लाता और ना ही तुम्हारे पिता के साथ ऐसा होता। अब तुम सारी जिंदगी पश्चाताप की आग में जलते रहना। सूरज अपनी माँ को सम्मान सहित अपने गांव में ले आया। कुछ दिन